हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीएस आईपी मिथुन जायसवाल। आज हम करने वाले हैं गाला का पेपर नंबर 3, उसके क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए के सारे एमसीक्यू। 20 एमसीक्यू है, 20 के 20 एमसीक्यू करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि और इसमें से कौन कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं। तो ये अगर आपने पेपर नहीं देखा अगर एमसीक्यू वाला, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है तो भी इसको देखना, क्योंकि मैं एडिशनल एमसीक्यू भी इसमें डिस्कस करने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो आते हैं हमारी स्क्रीन पे। ओके जी, तो पेपर नंबर 3 सेक्शन ए। और मैं बता दूं कि अगर आपको 90 मार्क्स चाहिए तो आपको एमसीक्यू में क्या करना पड़ेगा, 20 आउट ऑफ 20 लाना ही पड़ेगा और 90 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। अगर आप भी लाना चाहते हो मेरे को बताओ कि सर मैं भी 90 मार्क्स लाऊंगा, कमेंट में लिखना जरूर, सर आई विल अचीव 90 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। ओके, जनरली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बार डायग्राम आर देयर। बेटा जी कितने प्रकार के बार डायग्राम होते हैं? तो देखो जनरली कितने प्रकार के बार डायग्राम होते हैं, 3 प्रकार के बार डायग्राम होते हैं। कौन सा? सिंपल। सिंपल के अंदर कैसा होता है, इस तरह का होता है। दूसरा होता है क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड मतलब क्या होता है, आजू बाजू में एक दूसरा एक और बार डायग्राम होता है, ठीक है, जैसे ये और इसके बाजू में एक और, ये क्लस्टर्ड हो गया। फिर तीसरा आता है डिवाइड। डिवाइड के अंदर क्या होता है, डिवाइड के अंदर बार को हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग कंपोनेंट के अंदर। ओके जी, तो ये हमारे यहाँ पे बेसिकली कितने प्रकार के यहाँ पे बार बनते हैं, बेसिकली बनते हैं 3 प्रकार के बार डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3। ओके, आप साथ साथ आंसर भी लिखते जाना। नेक्स्ट, फॉर विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अ ग्राफ इज ड्रॉन। बेटा जी मैंने आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन है ना आता है ग्राफ के ऊपर एंड डायग्राम के ऊपर। किसके ऊपर? ग्राफ एंड डायग्राम। अगर ये ग्राफ पूछता है ना, ग्राफ, तो आपको क्या बताना है, इसको कंटिन्यूअस वाला बताना है। क्या बताना है? कंटिन्यूअस। और डायग्राम के ऊपर आए तो आपको बताना है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस या तो डिस्क्रीट, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस या तो डिस्क्रीट। तो यहाँ पे बेटा ग्राफ पूछा है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा आता है, यहाँ पे आएगा कंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है, एक मिनट, ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन यूएस डॉलर, यूएस डॉलर टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014। जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी उसके हिसाब से पर कैपिटा ऑफ इंडिया कितनी थी? तो वो थी 710, 706 डॉलर, 480 डॉलर एंड 5497। जल्दी फटाफट फटाफट कौन सा आंसर आएगा? आंसर आएगा 5497। ओके, मैंने बाजू में चैप्टर्स भी लिख रखे हैं, ये आपको मदद करेगा कि ये चैप्टर कहां से पूछा, ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया। तो चैप्टर नंबर 2 में से पूछा है। ओके, तो आंसर है 5497। द वैल्यू ऑफ द एसडीआई फॉर इंडिया, इंडिया की पूछी है वो भी एसडीआई वैल्यू इन 2014 में कितनी थी? तो 0.538, 0.727, 0.609 एंड 944। बताओ जी कितनी थी? तो आंसर है सी, 0.609। आंसर है 0.609। ओके, हाउ मेनी मेजर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। बेटा जी इन्फ्लेशन के कॉजेज कौन कौन से होते हैं? तो अगर मैं आपको इन्फ्लेशन के कॉजेज बताऊं तो बेसिकली दे आर द 2 कैटेगरी। कितनी कैटेगरी होती है? 2 कैटेगरी। और एक होता है डिमांड पुल। क्या होता है? डिमांड पुल। दूसरा होता है कॉस्ट पुश। डिमांड पुल के अंदर क्या होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, क्या होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड चीजों की प्राइस बढ़ जाती है, इसलिए उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन द टोटल डिमांड क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। और कुछ कॉस्ट पुश क्यों आता है? कॉस्ट पुश इसलिए आता है क्योंकि रॉ मटेरियल की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, इसके कारण क्या आता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 2। ओके, What happened to the supply of money when the credit creation by the bank increase? बेटा जी सप्लाई ऑफ मनी में क्या फर्क पड़ेगा अगर क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। बेटा जी अगर आपका क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाए ना, जैसे पहले अगर बैंक को 10,000 रुपए मिलते थे उसमें से वो सिर्फ 5,000 की ही क्रेडिट क्रिएट करती थी, मतलब 5,000 की ही लैंडिंग करती थी।
तो मनी सप्लाई क्या होगा, मनी सप्लाई 5,000 से बढ़ेगा, लेकिन अगर क्या हो क्रेडिट क्रिएशन करना वो बढ़ा दे तो क्या होगा, ओवरऑल मनी सप्लाई भी इंक्रीज होगा। क्या होगा, ओवरऑल मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन बढ़ने से सप्लाई ऑफ मनी का क्या होता है, इंक्रीज होता है। इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर पहली बैंक कहाँ आई थी? फ्रांस, यूएसए, नॉर्वे, स्पेन। कहाँ आई थी, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे बेटा स्पेन में आई थी। कहाँ पे आई थी, स्पेन में। ओके, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ malnourished people in India in 1416? 1416 में malnourished people कितने थे इंडिया के अंदर? 23.7, 15.2, 11.2 एंड 20.5। ये थे 15.2। कितना था, 15.2। यहाँ पे द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट वाज माल नरिश, जिसको हम बोलते हैं अंडर नरिश। ये माल नरिश मतलब होता है कि इनको प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन वो नहीं मिलते, तो जिसके कारण उनको बोलते हैं माल नरिश। तो यहाँ पे कितना था, 15.2। ओके, ठीक है। टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट पुअर्टी इन इंटरनेशनल लेवल पे एब्सोल्यूट पुअर्टी गिनने के लिए इन 2015 हाउ मच डेली इनकम वाज अडॉप्टेड। मतलब क्या है कि आप बहुत ही ज्यादा गरीब हो तो वो कब माना जाएगा, डॉलर टर्म्स में। जब आप कितनी इनकम अर्न कर, 1.9, 1.25, 1 एंड 2.5, क्या आएगा, इसका आंसर आएगा $1.9। कितना, $1.9। तो यहाँ पे अगर 2015 का एब्सोल्यूट पुअर्टी पूछा है, हाँ जी, और कितनी इनकम पूछी है तो वो आएगा $1.9। ओके, विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा जी बच्चे ना क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते। यहाँ पे पूछा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है। टेक्निक कौन सी होती है, तो दो प्रकार की टेक्निक होती है बेसिकली, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, लेबर का होता है। कैपिटल इंटेंसिव में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, कैपिटल होता है, मतलब मशीन का। तो मशीन का यूज होगा तो बताओ लेबर को ज्यादा रोजगार मिलेगा कि कम रोजगार मिलेगा? अरे बेटा जहां पे 10 मजदूर काम करते थे ना, वहां पे अब एक मशीन ही उनका काम कर रही है, मतलब 10 मजदूर क्या हो गए, बेरोजगार। क्या हो गए, बेरोजगार। तो यहाँ पे कौन सी टेक्निक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही है, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही है। अगर पूछा होता कि कौन सी टेक्निक एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही है तो आंसर आता लेबर इंटेंसिव। तो यहाँ पे इस केस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की बात है तो आंसर आएगा बी, बी कैपिटल इंटेंसिव। ओके, विच एज ग्रुप ऑफ पीपल आर इंक्लूडेड इन एक्टिव वर्कफोर्स। एक्टिव वर्कफोर्स के अंदर कौन से प्रकार के लेबर, कौन से एज ग्रुप को इंक्लूड किया है? 15 से 60, 20 से 60, 15 से 64 और 18 से 35। कौन सा प्रकार का एज ग्रुप, जल्दी जल्दी सोचो सोचो सोचो। आएगा आंसर 15 से 64। 15 से 64 ऐसा एज ग्रुप होता है जहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव वर्कफोर्स का मतलब सबसे ज्यादा काम देखने को मिलता है, मतलब वो ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं काम के अंदर, देश की जीडीपी बढ़ाने के, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाने के, मतलब मनी प्रोडक्शन करने में, सर्विसेज देने में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, जो ग्रुप 15 से 64 के बीच में होते हैं। ओके, व्हाट वाज इंडियाज बर्थ रेट इन 2011। इंडिया की बर्थ रेट क्या थी, बर्थ रेट मतलब कि इंडिया का कितने दस से, यहाँ पे इंडिया क्रूड बर्थ रेट पर 1000 पीपल, मतलब 1000 पर्सन में कितना का जन्म हो रहा था, वॉज रिकॉर्डेड 21.8, मतलब 1000 के सामने 21 लोग का जन्म हो रहा था। तो यहाँ पे क्या आएगा, 21.8। नेक्स्ट, फ्रॉम द पॉपुलेशन ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू विच ईयर वॉज कंसिडर द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? बेटा कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या होता है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड ऐसा ईयर होता है जहां पे पॉपुलेशन सट 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 नीचे जा रही थी और फिर क्या हो गया, वो बढ़ने लग गई। ठीक है, क्या होता है, तो ये जो 1921 का जो पीरियड था ना, इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जिसके अंदर क्या आ रहा था, जिसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉपुलेशन वाज रजिस्टर्ड नेगेटिव, मतलब पॉपुलेशन क्या हो गई, एकदम से यहां से नीचे गई, और नीचे जाने के बाद यहाँ पे क्या आया, 1921 आया। ये ऐसा 1921 का पीरियड था जिसके बाद पॉपुलेशन क्या आने लगी, बढ़ने लग गई। यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो रही थी, यहाँ पे पॉपुलेशन घट रही थी। ओके जी, तो यहाँ पे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलेंगे, 1921 को बोलेंगे। ओके,
विच सेक्टर इज नोन एज अ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। बेटा जी कौन सा सेक्टर होता है? बेसिकली तीन प्रकार के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो कौन सा होता है? वो होता है एग्रीकल्चर, तो इसको प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं और सर्विस सेक्टर को हम टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सेक्टर सब बैकबोन होता है? तो ये होता है एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर हमको खाने के लिए गुड्स तो देता है, साथ में ये इंडस्ट्री को भी क्या प्रोवाइड करता है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, उससे इंडस्ट्री चलती है। और जब इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्रियल गुड्स का प्रोडक्शन करेगी, उस गुड्स के प्रोडक्शन से कौन चलता है? सर्विस सेक्टर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर फेल मतलब इंडस्ट्री फेल मतलब सर्विस सेक्टर भी फेल, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर को बैकबोन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। बेटा जी मैं आपको ना बैलेंस ऑफ पेमेंट बताया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर आता है, क्या आता है? करंट अकाउंट। क्या आता है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कौन सा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर चार आइटम होती है। एक आता है विजिबल गुड्स, या तो विजिबल आइटम्स इसको बोल लेते हैं, विजिबल आइटम। सेकंड आता है इनविजिबल आइटम, थर्ड आता है यूनिलेटरल आइटम एंड फोर आता है अदर। क्या आता है? अदर। ये जो विजिबल गुड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये गुड्स होते हैं और इसी का क्या किया जाता है? इसका डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकाला जाता है और उससे या तो आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा, या तो ट्रेड सब इसके डेबिट और क्रेडिट को क्या बोलते हैं? इसको बैलेंस, इसके बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। और ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? आइदर ये डेफिसिट में भी हो सकता है और ये इसका सरप्लस भी होगा। समझ गए? तो बेसिकली ये किसके लिए होता है? ये होता है विजिबल गुड्स का, और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड्स को कंसिडर किया जाता है और जिसका डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट मतलब इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो हम निकालते हैं, जिससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं? या तो डेफिसिट फाइंड आउट करते हैं या तो सरप्लस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है? बीओटी। क्वेश्चन याद रखना, एक होता है बीओटी, वो अलग होता है, वो सिर्फ गुड्स का आता है, और एक होता है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये ऊपर हेडिंग है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर पूछा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने अकाउंट्स होते हैं, तो उसमें होता है करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कौन सा? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। लेकिन हमको पूछा है बीओटी, तो बीओटी के अंदर क्या आएगा? बीओटी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ विजिबल ट्रेड को कंसिडर करते हैं। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा विजिबल ट्रेड। नेक्स्ट, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट देख लो, आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाउ मेनी अकाउंट्स? तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो अकाउंट्स है, एक करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। तो आंसर क्या आएगा? सेकंड। ओके, एट विच प्लेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज एस्टेब्लिश इन गुजरात? गुजरात के अंदर सेस कहाँ पे है? तो गुजरात में सेस है मांडवी, कंडला, द्वारका, वेरावल। बताओ जी कहाँ पे है? तो सेस है कंडला पे। सर जी ये सेज होता है क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे प्लेस होता है जहां पे इंडिया के जो नॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस हैं वो उसको एप्लीकेबल नहीं होते। इनका बेसिक पर्पस इसलिए बनाया जाता है कि कंट्री को करना होता है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट, इसलिए कंट्री क्या बोलती है? लोगों को बोलती है अगर आपका उद्देश्य है एक्सपोर्ट करने का तो आप अपना यूनिट खोलो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, वहां पे हम आपको टैक्सेस नहीं लगाएंगे, जिससे आपका प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आएगी कम, और जब आप उसको एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होने से लोग ज्यादा खरीदेंगे, जिससे क्या होगा? आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा और कंट्री को भी फॉरेन करेंसी रिसीव होगी। तो ये गुजरात के अंदर कहां पे है? गुजरात के अंदर है कंडला पे। ओके, नेक्स्ट, रेलवे इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? इंडस्ट्री यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 है। ये कौन सी टाइप की इंडस्ट्री है? तो ये पब्लिक कॉर्पोरेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी, डिपार्टमेंटल स्टोर की जॉइंट स्टॉक, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो ये है एक डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री। क्यों डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री? क्योंकि ये ना एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, मतलब इसमें सारे खर्चे गवर्नमेंट बुक करती है, सारे इनकम भी गवर्नमेंट बुक करती है, पूरा रेलवे गवर्नमेंट ही चलाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, इसको रेलवे को। ओके, नेक्स्ट, इन विच ईयर ओएनजीसी सेटअप? बेटा जी ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन कितनी बार एक नंबर में पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएनजीसी? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। और कौन से साल में सेटअप हुई थी? ये हुई थी 1959। कौन से साल में? 1959। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1959। ओके, while planting millet in channel what should be the planted with them, what should be planted with them? तो मिलेट के साथ क्या प्लांट किया जाता है? तो मिलेट के साथ बेटा जी क्या प्लांट किया जाता है? तो देखो
यहाँ पे इन द एग्रो फॉरेस्ट मॉडल, ये हमारा चैप्टर नंबर 12। वाइल प्लांटिंग द मिलेट इन अ चैनल द कंपेनियन क्रॉप्स क्या है, लॉन्ग बीन्स जैसे कि पल्सिस एंड लेगम आर ऑफन प्लांटेड अलोंग देम। यहाँ पे क्या इसके साथ प्लांट किया जाता है, लॉन्ग बीन्स। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा लॉन्ग बीन्स, या तो इसको बोलते हैं चिकपिया। ओके, चिकपिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखे हमारे 20 MCQ। तो बेटा जी हमने यहाँ पे देखे हमारे चैप्टर नंबर पेपर नंबर 3 के 20 MCQ। आई होप आपको डिटेल मैनर के अंदर और कंसेप्ट के साथ मैंने ये MCQ क्लियर करवा दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे जो आपको करेंगे आपका एग्जाम के अंदर स्कोर अप। तो आपको भी लाना है 90+, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।